दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 मई 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। आज के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो याला ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है नेपाल में स्थित है। और ये क्या हुआ है, तो ये मृत घोषित कर दिया गया है। और ऐसा क्यों हुआ है, इसका कारण क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस जो है ये सूख चुका है, मतलब पानी इसमें से ख़त्म हो चुका है, तो गल करके मतलब ख़त्म हो चुका है, तो इसको मृत घोषित कर दिया गया। और इस बार बहुत ही इम्पोर्टेंट है ग्लेशियर के बारे में, क्योंकि 2025 को जो है ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष घोषित किया गया है। आप देखते हैं कि 2025 को कौन कौन से वर्ष के नाम पे घोषित किया गया है। तो 2025 को सहकारिता का वर्ष घोषित किया गया है, साथ में क्वांटम तकनीकी का वर्ष भी घोषित किया गया है, और सेना सुधारों का वर्ष और ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष, ये सभी वर्ष 2025 को घोषित कर दिया गया है। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही में अभी पहला ग्लेशियर संरक्षण दिवस भी मनाया गया है। इसके साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि 2025 में ही कि पहला ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया गया है। कितने मार्च को, तो 21 मार्च को ये मनाया गया है। और साथ ही में जो 22 मार्च था जिस पर जल दिवस मनाया जाता है, उसकी थीम भी ग्लेशियर का संरक्षण है। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आने वाले पेपर में, एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेनिश फर्म GMB ने लूपिन नेविगेशन सिस्टम का विकास किसके लिए किया है। तो ये जो लूपिन जो है किसके लिए किया गया है, तो चंद्रमा के लिए किया गया है। यह चांद के मिशन पर गूगल मैप से नज़र रखने के लिए इसको किया गया है। और ये परीक्षण कहाँ पर किया गया इसका, तो परीक्षण इसका किया गया है कनारी द्वीप में। कनारी द्वीप कहाँ ये देखते हैं, तो कनारी द्वीप जो है ये अफ्रीका महाद्वीप हो गए, और ये यूरोप का जो पुर्तगाल और स्पेन है उसके ये द्वीपीय देश है, उसके पास ही में है। तो ये कनारी द्वीप यहाँ पर स्थित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो लूपिन किससे संबंधित है, तो चंद्रमा से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है। तो तीस्ता प्रहार अभ्यास जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। और यह युद्ध की क्षमता एवं उसकी युद्ध की क्षमता और तकनीक जो है कि प्रदर्शन के लिए किया गया है। बस दो चीज़ याद रखनी है कि भारतीय सेना ने इसको स्टार्ट किया है, और ये कहाँ पे हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मानसवी मेंटरशिप पहल किसने शुरू किया है। तो ये IIT दिल्ली ने, ये जो है मानसवी IIT दिल्ली ने मेंटरशिप पहल शुरू किया है। और स्टेम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो स्टेम की फुल फॉर्म होती है कि साइंस टेक्नोलॉजी, E से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियरिंग और M से मैथ्स होती है। इसमें क्या होगा कि 9 से जो 10th 11 तक की जो लड़कियां हैं उनको इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वो, जैसे कि लड़कियां बहुत ज़्यादा साइंस और मैथ्स से डरती हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो आगे जा कर के इसी स्ट्रीम को चूज कर सकें। तो इसलिए इसको शुरू किया गया है IIT दिल्ली द्वारा। मानसवी याद रखिएगा, मानसवी पूछ लेगा मेंटरशिप किससे संबंधित है, तो ये जो है स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए, लड़कियों को प्रशिक्षित करने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विफल रहे इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे है। तो इसका संबंध PSLV C61 से है, मतलब PSLV C61 से है। और ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो PSLV C61 से रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसके साथ में EOS-09 उपग्रह भी लॉन्च किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट है। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, और ये जो है प्रत्येक मौसम में क्या करेगा कि प्रत्येक मौसम में पृथ्वी की तस्वीर खींचता है, लेकिन ये विफल हो चुका है। और इसमें क्या हुआ कि पहले चरण में, ये सेकेंड चरण में तो ये पास हो गया, मतलब सफल रहा, लेकिन ये तीसरे चरण में क्या हुआ कि तकनीकी खामी की वजह से ये विफल हुआ है। अब इसरो के बारे में देखते हैं, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और एक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अभी 11वें नंबर के हेड बने हैं, कौन है, तो उनका नाम B नारायणन है। इनका नाम B नारायणन है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो
अभी तक का PSLV के द्वारा जो भी लॉन्च किया गया है टोटल जो है इसरो के द्वारा, तो 63 मिशन लॉन्च किया गया है। 63 टोटल लॉन्च किया गया, जिसमें से 3 जो है विफल रहा है, 3 विफल रहा और 60 जो है 3 विफल रहा और 60 सफल रहा है। और कब कब ये विफल रहा, तो ये जो है जो PSLV का पहला ही मिशन लॉन्च किया गया था तभी असफल हो गया था। तो कब लॉन्च किया गया था पहला, तो पहला जो है 1993 में लॉन्च किया गया था, तभी ये असफल रहा। उसके बाद में 2017 में असफल रहा और अब 2025 में। तो देखिए सफलता तो मिलती रहती है, लेकिन उसको हार ना मानना, उसके साथ ही आगे बढ़ते रहना। तो यही है कि अभी तक 63 उड़ानों में 3 उड़ान में असफल रहा इसरो, लेकिन आगे बढ़कर और आगे और अच्छे से करके आएगा, तो कोई बात नहीं है। तो ये जो है 101वां मिशन इसरो का ये असफल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ये 18 मई को मनाया गया है। और कब इसकी घोषणा की गई थी, तो 1977 में घोषणा की गई थी। और इसकी थीम क्या है इस बार, तो थीम है तेज़ी से बदलते हुए समुदाय में संग्रहालय का भविष्य, इसकी थीम है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोहा डायमंड लीग 2025 में ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंककर रजत पदक जीता है। तो इस बार जो है इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमेशा 80 समथिंग जाते थे, लेकिन इस बार 90 का आंकड़ा पार कर लिया है कि 90 मतलब 90.23 मीटर भाला फेंकने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। और फर्स्ट पे कौन रहा है, मतलब जिसको गोल्ड मिला है, तो गोल्ड जूलियन वेबर को मिला, जो कि जर्मनी से हैं। इन्होंने 91.06 मीटर भाला फेंककर गोल्ड जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो है पहले भारतीय बन चुके हैं जो कि इतने मीटर भाला फेंक चुके हैं। तो ये कहाँ पे आयोजित कौन सा लीग था, तो ये दोहा डायमंड लीग 2025 है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक देश एक धड़कन पहल किसने लॉन्च किया है। अभी देख रहे थे एक देश एक राष्ट्र, एक देश एक चुनाव, और साथ में एक देश एक राशन कार्ड, बहुत सारी ऐसी पहल लॉन्च हुई थी। इसके साथ ही में अब एक देश एक धड़कन पहल लॉन्च कर दी गई है। किसने लॉन्च किया, तो संस्कृति मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं इस समय गजेंद्र शेखावत, उन्होंने लॉन्च किया है। और इसमें क्या किया जाएगा कि बहादुरों के सम्मान के लिए किया गया है, जिसमें एकता, देशभक्ति और तिरंगा के प्रति सम्मान के लिए ये जो है लॉन्च किया गया है एक देश एक धड़कन, जो कि हमारी सेना जो कि अभी प्रदर्शित की, जैसे कि पाकिस्तान के साथ जो युद्ध चल रहा था उसमें, तो इसीलिए लॉन्च किया गया है कि एकता, देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए। तो याद रखिएगा किस मंत्रालय संबंधित है, ये पूछ ले जाएगा। धड़कन से मत समझिएगा कि हेल्थ मिनिस्टर से है, तो ये मतलब कि स्वास्थ्य विभाग से है, तो ये संस्कृति मंत्रालय से है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर सलाह मांगी है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मामला कहाँ से शुरू हुआ था, कि तमिलनाडु के गवर्नर वर्सेस सरकार के बीच में हुआ था ये मामला शुरू, जिसमें गवर्नर ने क्या किया था कि जो आर्टिकल 200 के तहत जिसमें इनको वह शक्ति प्राप्त है कि विधेयक पर अनुमति को रोक सकते हैं। तो उन्होंने, और इस गवर्नर को ये भी शक्ति प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित कर सकते हैं आर्टिकल 201 के तहत, और 200 के तहत इनको विधेयक पर अनुमति के लिए है। तो ये जो है इस पे गवर्नर ने ये 201 के तहत बिल को रोक लिए थे। तो इसके लिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, जिसमें गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और जो है सरकार के पक्ष में कहा कि गवर्नर के पास कोई पॉकेट वीटो नहीं है, और यह जो है अपने इस बिल को अधिकतम 3 माह तक ही रोक सकता है।
और उसके बाद जो राष्ट्रपति के लिए अगर वो भेजता है तो राष्ट्रपति के पास भी केवल 3 महीने ही रुक सकता है। इसमें भी पॉकेट वीटो सिर्फ 3 महीने के लिए हो सकता है, जो कि आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रखता है। तो इसमें यही सब मामला हुआ। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 143 के तहत, जो कि उनको न्यायिक अधिकार है कि वो जो है क्वेश्चन पूछ सकती हैं, तो उसके तहत उन्होंने क्वेश्चन पूछा है सुप्रीम कोर्ट से कि इस कब पूछा जाता है, तो इस संविधान अगर कानून संकट में है या कुछ, तो इसमें जो है राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट से। तो उसी के अनुसार इन्होंने 14 बिंदुओं पर सलाह मांगी है। अब देखते हैं ये 14 बिंदु कौन कौन से हैं। तो इसमें नीचे लिस्ट लगी हुई है, इसको देखते हैं। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में उठाए गए प्रमुख प्रश्न ये है। पहला प्रश्न है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 200 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। और दूसरा है कि क्या राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट से। और नेक्स्ट है कि क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा किए गए विवेकाधीन निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। चौथा है कि क्या अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान कानूनी कार्यवाही से छूट न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः रोक प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि यदि संविधान राज्यपाल के विवेकाधीन निर्णय की समय सीमा या प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता तो क्या न्यायालय जो है समय सीमा और प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है, क्योंकि इसमें संविधान में ये जो है ये बताया नहीं गया है कि कितने समय तक जो है राष्ट्रपति, अगर कोई राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विधेयक भेज देता है तो कितने समय में लौटा सकता है। तो इसका अगर संविधान नहीं निर्णय किया है, मतलब नहीं दिया, संविधान में नहीं लिखा है, तो क्या जो है न्यायालय ऐसा कर सकता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट है कि क्या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 के तहत लिए गए निर्णय न्यायिक जांच के अधीन है। और उसके बाद है कि 7वां है कि क्या न्यायिक आदेश राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे और कब करना है या निर्देशित कर सकते हैं। उसके बाद है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना आवश्यक होता है। उसके बाद है 9वां कि क्या विधेयक के कानून बनने से पहले ही उसके विषय वस्तु पर न्यायिक हस्तक्षेप किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि क्या न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों को प्रतिस्थापित कर सकता है। नेक्स्ट है कि क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना भी प्रचलित कानून माना जा सकता है, क्योंकि बिना राज्यपाल या राज्य में बिना राज्यपाल के और केंद्र में बिना राष्ट्रपति के ये जो है कानून बिना उनके सिग्नेचर के कानून नहीं बन सकता। तो उसी पे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना भी प्रचलित कानून माना जा सकता है। नेक्स्ट है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की पीठ को संविधान की व्याख्या संबंधी मामलों को कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष भेजना अनिवार्य है, जो कि अनुच्छेद 145(3) में लिखा गया है। और नेक्स्ट है कि क्या अनुच्छेद 142 केवल प्रक्रिया संबंधी कानूनों तक सीमित है या यह जो है मौलिक संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध निर्देश देने की शक्ति भी देता है। और लास्ट है कि क्या केंद्र और राज्य के बीच विवादों का जो निपटारा होता है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत मूलवाद द्वारा ही हो सकता है या किसी और के द्वारा भी हो सकता है। तो इतने मामलों पे 14 क्वेश्चन जो है राष्ट्रपति मुर्मू जी ने पूछा है सुप्रीम कोर्ट से। अब देखिए आगे क्या होता है। तो ये सभी 14 बिंदुओं पर सलाह रही। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो ये जो है उत्तराखंड में 12 साल बाद पुष्कर प्रारंभ हुआ है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में माड़ा गांव है, वहाँ पर ये भारत का पहला गांव है जहाँ पर ये शुरू किया गया है। और ये 12 साल में क्यों हुआ है, तो ये जो है बृहस्पति ग्रह में मिथुन राशि का प्रवेश हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है, इसलिए जो है पुष्कर कुंभ लग रहा है। केशव, आप लोगों ने सभी नंद प्रयाग और क्या बोलते हैं पंचप्रयाग में बहुत सारे प्रयाग सुना होगा, लेकिन ये केशव प्रयाग क्या है। तो केशव प्रयाग किसकी नदियों के मिलने से बनता है, तो अलकनंदा और सरस्वती नदी, क्योंकि अब सरस्वती तो विलुप्त हो चुकी हैं, तो उनके जब ये दोनों मिलते थे वहाँ पे तब केशव प्रयाग बनता था, लेकिन अब इसका उल्लेख नहीं है क्योंकि सरस्वती नदी जो है विलीन हो चुकी है। तो केशव प्रयाग याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन में बन सकता है, मान लो भी इसमें चर्चा में है। तो
तो आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो आज थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी होगी, लेकिन आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। जो भी अगर थोड़ी सी इसमें मतलब अगर त्रुटि होती है मुझसे, तो उसको आप लोग कमेंट में बताया करिए, हम उसको सुधार करेंगे ज़रूर। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।